चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आज हमारे प्रिंसिपल्स के 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन, स्केल एंड हायरार्की। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स रह गए और इन टॉपिक्स के बाद मैं पहले वाले प्रिंसिपल्स भी रिवाइज कराऊंगा जो फर्स्ट डे हमने करे थे, बैलेंस, एम्फेसिस एंड फोकल पॉइंट। जो जिनके मिस हुए थे तो उन्होंने तो समझ नहीं है, जिन्होंने लगा ली थी क्लास वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन जो है मतलब ये सबसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे सिंपल प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, क्योंकि ये बिना आर्टिस्टिक वाले जो लोग होते हैं जिसे किसी चीज की नॉलेज नहीं है उन्हें भी क्लियर दिख जाता है ये चीज, है ना। आपको ह्यूमन फिगर बनाओ, हाथ उसके बहुत ही छोटे बना दो या बहुत बड़े, तो आप किसी रैंडम बंदे को भी दिखाओगे तो वो भी पहचान लेगा कि यार ये प्रोपोर्शनेट नहीं है ना। इनके हाथ ये सब चीजें आपस में प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे मैं एक ह्यूमन फिगर बनाऊं, ठीक है, अब इसके हाथ में इतने से बना दो तो ये प्रोपोर्शनेट लग रहा है देखने में, मतलब क्लियर ही दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हाथ, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि प्रोपोर्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आर्ट में या डिजाइन में या किसी भी चीज में, है ना। अगर आप कोई घर वगैरह डिजाइन करते हो, है ना, उसका आप इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, टेबल चेयर बिल्कुल छोटे छोटे से बना दो या फिर ड्राइंग रूम की हाइट बहुत छोटी कर दो या बड़ी कर दो, उसके साथ किचन या बहुत छोटी कर दो, आपस में प्रोपोर्शन में ही नहीं है चीजें, तो वो अच्छे थोड़ा लगेंगे फिर देखने में। या आप कोई एलिवेशन डिजाइन कर रहे हो घर की, उसकी बालकनी आपने बिल्कुल ही छोटी सी बना दी या बहुत बड़ी बना दी घर के अकॉर्डिंग, तो वो भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शंस होते हैं बेसिकली बहुत क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, देख के हम कहते नहीं कि यार ये चीज बहुत बड़ी लग रही है, इसके अकॉर्डिंग ये बहुत छोटी है, तो वो प्रोपोर्शन होते हैं बेसिकली। इसके हाथ यहाँ तक होने चाहिए थे तो ये प्रोपोर्शन सही होने थे इसमें। ठीक है, अगर तो जैसे ऐसे ही आता है आपको कोई इसके आसपास सपोज करो पेंटिंग बनी हुई है पूरी सिमन फिगर के, ठीक है, और आपको नीचे वर्ड है प्रोपोर्शन, तो आप सिलेक्ट करोगे प्रोपोर्शन? नहीं करोगे ना सिलेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है एक पेंटिंग जब आप वहां पे पीटीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर रहे होगे कि आपको प्रोपोर्शन ढूंढने पड़ेंगे कि इस पेंटिंग में प्रोपोर्शन यूज करे गए हैं कि नहीं यूज करे गए। ठीक है, और प्रोपोर्शन बेसिकली दो चीजों के बीच में भी हो सकता है। ये तो जैसे एक की चीज के बीच में था ना, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने इतनी लेंथ की, तो इसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन फिगर बनाऊंगा मैं वो भी तो आपस में प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो एक पेंटिंग में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक शेप प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, वो जो उसके आसपास सारी चीजें हैं वो भी प्रोपोर्शनेट होने चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, तब जाके आपकी जो पेंटिंग या कोई आर्ट वर्क है वो बिल्कुल सही लगता है देखने में। जब वो चीज, जैसे इसके साथ में ह्यूमन फिगर बना लूं, अगर मैं इतनी सी ह्यूमन फिगर बना दूं तो प्रोपोर्शनेट लगेगा ये पूरा चीज? नहीं लगेगा ना। जब इतनी बड़ी बना दूं स्ट्रीट लाइट के थोड़ी सी छोटी तो भी प्रोपोर्शनेट नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैं इतनी बनाता हूँ तो वो देखने में ठीक लगेगा। फिर थर्ड वाला ऑप्शन, तो एक पेंटिंग में आपस में भी सारी चीजें बहुत जरूरी है प्रोपोर्शनेट होनी। अगर आप ऐसे कोई घर बनाते हो, ठीक है, अब इसके आप आसपास हमने ट्री बनाना, तो ऑब्वियसली बात है ना थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे, है ना, कि हट से थोड़ा बड़ा हो ट्री। ये तो नहीं है ना कि इतना सा बना देंगे। ये देखो, तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं लगेगा पूरा चीज और देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जरूरी नहीं होते एक आर्ट में यूज करने, उसके बिना भी बन सकते हैं पेंटिंग्स। जैसे आप गलत प्रोपोर्शन के साथ भी तो बना ही सकते हो ना पेंटिंग। कई जो आर्टिस्ट हैं डिजाइनर वो जान के गलत चीजें यूज करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, वो कई बार ऐसे मतलब डिस्टोर्शन यूज करते हैं, है ना, एक ही तरफ से तीनों व्यूज दिखा देते हैं। जैसे पैब्लो पिकासो था, है ना, वो अगर साइड फेस भी बनाता था ना तो साइड फेस भी 2 आंखें लगा देता था, मतलब ऐसी चीजें करता था, नाक भी इधर, सब कुछ ऐसे ही। अगर कोई बिल्डिंग बनाता था वो
तो बिल्डिंग के सारे व्यूज दिखा देता, टॉप व्यू भी, फ्रंट भी, राइट भी, लेफ्ट भी, हर चीज। वो ऐसे करता था काम। तो कई आर्टिस्ट जान के गलत चीजें यूज करते हैं एक व्यूअर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसमें जैसे प्रोपोर्शन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसमें बाकी प्रिंसिपल्स नहीं होंगे। क्या पता उसमें हार्मनी क्रिएट करी गई हो, यूनिटी क्रिएट, बैलेंस हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि उसमें एक प्रिंसिपल नहीं यूज करा तो कोई भी प्रिंसिपल नहीं है उसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही इसके मिलता जुलता वर्ड है स्केल। स्केल भी बेसिकली बड़ा छोटा करने को ही कहते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने यहाँ पे बड़ी स्ट्रीट लाइट बनाई, ठीक है, अगर मैं इधर छोटी बना रहा हूं तो मैंने एक तरह से स्केल यूज करा कि हाँ दूर है तो मुझे छोटी बनानी है। उस चीज को स्केल कहते हैं, बड़ा छोटा करने को। ठीक है, पर्सपेक्टिव तो वो होता है कि पास बड़ा दूर छोटा, डेप्थ क्रिएट करना। लेकिन उस चीज को यूज करना एक शीट पे, तो कि हाँ मैंने स्केल यूज करा कि हाँ मैंने कुछ चीजें बड़ी करी और कुछ चीजें छोटी करी हैं। वो करी तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग होती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने इस चीज को बड़ा बनाया जान के और इस चीज को छोटा, तो मैंने स्केल प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को यूज करा। सारी ह्यूमन फिगर्स एक लेवल की ही नहीं बनाई, कुछ चीज छोटी बनाई, कुछ स्टोन्स छोटे बनाए, कुछ स्टोन्स बड़े बनाए, एक ही जगह पे पड़े हैं चाहे वो, फिर भी मैंने उन स्टोन्स को भी बड़ा और छोटा दिखाया। दूर जाके वो तो छोटे होने ही थे क्योंकि पर्सपेक्टिव कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे स्टोन्स भी पड़े हैं तो वो भी एक साइज के नहीं दिखाए, उनमें भी बड़ा छोटा करा, तो वहां पे स्केल प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को यूज किया गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और उसके बाद आता है लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल है, हायरार्की। ये भी काफी वर्ड आया था पिछले साल, मतलब 2-3 क्वेश्चंस में, पीटीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ था। इसका बेसिकली वर्ड मीनिंग होता है डोमिनेंस क्रिएट करना। ठीक है, मतलब अगर हमने किसी एक चीज पे फोकस डालना है बड़ा छोटा करके या बोल्डनेस डाल के, तो उस चीज को हायरार्की कहते हैं। बेसिकली पता है कहाँ यूज होता है? एडवर्टीजमेंट्स में, पोस्टर्स में, उन चीजों में ज्यादा यूज होता है वर्ड। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे सपोज करो ये न्यूज़पेपर का एक पेज है, ठीक है, सारी लाइंस इतनी पतली पतली हैं लिखी हुई, जो भी उस पे जो भी वर्डिंग्स लिखी हुई है, बीच में कुछ ऐसे उन्होंने मोटी लाइन डाली और इधर कोई इमेज ऐसे डार्क है ना, बाकी नॉर्मली चलाया उन्होंने। तो इस चीज को हायरार्की कहते हैं, डोमिनेंस क्रिएट करना, उस चीज का साइज, स्केल, कलर, कंट्रास्ट यूज करके एक चीज पर डोमिनेंस डालना कि हाँ कि उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस जाए, बाकियों पे बाद में जाए। एम्फेसिस होता है ये, पर हायरार्की में डिफरेंस ये होता है कि वो ना, मतलब बताया था पोस्टर वगैरह में ज्यादा यूज होता है वो चीज। एम्फेसिस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वास्ट, मतलब अलग करा जाता है उसे बाकी चीजों से। अगर बाकी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसे बिल्कुल ही कंट्रास्ट किया जाता है जहाँ पे एम्फेसिस डालना है। हाँ, लेकिन हायरार्की में इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता। अगर लाइंस है तो चलेंगी लाइंस ही, लेकिन उसे थोड़ा सा मोटा कर दिया। जैसे एमएस वर्ड या हम कुछ करते हैं उसके ऊपर हम बोल्ड हेडिंग देते हैं पहले, तो हायरार्की यूज करते हैं कि एग्जाम वो एम्फेसिस, इतना ज्यादा एम्फेसिस तो नहीं बनता ना वहां पे, लेकिन वहां पे हल्की सी नजर चल जाती है कि हेडिंग है ये, कि पहला वही पढ़ा जाए, उसके बाद हमारे सब टाइटल्स पढ़े जाए। फिर हम जब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, सब टाइटल को ऊपर वाली हेडिंग से थोड़ा सा पतला करते हैं, लेकिन जो बाकी पार्ट है उससे थोड़ा सा मोटा रखते हैं, लेकिन जो हमारा मेन पैराग्राफ होता है उसे काफी पतला रखते हैं जब एमएस वर्ड में काम करते हैं। तो एक तरह से हमने हायरार्की यूज करा उधर एक चीज पर डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ताकि ये दिखे क्लियर, बस उसके लिए। ये आपको मैंने बताया पहले भी कि पोस्टर में या एडवर्टीजमेंट्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स स्क्रीन्स में, उनमें ज्यादा यूज किया जाता है ये चीज, हायरार्की को। ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे से आज हमारे टॉपिक थे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के। तो हमारी ये प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट खत्म हो गए हैं। वैसे तो पर्सपेक्टिव भी प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट में आता है, लेकिन हम उसे अलग से पढ़ेंगे कल।
क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, कितनी तरह के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वेनिशिंग पॉइंट क्या होता है, हराइजन क्या होता है ना, आई लेवल क्या होता है हमारा, और लीनियर पर्सपेक्टिव, एरियल पर्सपेक्टिव, वो सब चीजें। फिर एक्सक्यूज मी सर, शेडोज पढ़ लेंगे। हाँ जी बोलो। सर वो डार्क लाइन बनाई है उसका कैसे यूज हुआ था वो एक बार बता दो डोमिनेंस में इसका पीछे। यस सर। अब जैसे यहाँ से आप रीड करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर इसमें एम्फसिस होता ना तो हमारी नजर इस पे जाती पहले, लेकिन जब हायरार्की हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे रीड करना, लेकिन जो ये मोटा लिखा होगा इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बस, कि हाँ ये मोटे में लिखा है तो इसे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट होगा इधर, या कुछ आर्टिस्ट ने चाहा होगा कि हाँ इसको थोड़ा सा टाइम लगा के देखे व्यूअर, इसलिए हायरार्की यूज की जाती है। अगर डोमिनेंस होता तो वो इसे कलरफुल करता या किसी और शेप का ही बना देता, इसे सर्कल डाल देता, तो वो एम्फेसिस होता कि जब पहली नजर देखे तो यहाँ जाए। लेकिन हायरार्की रीडिंग आप यहीं से स्टार्ट करोगे, जब एडवर्टीजमेंट पढ़ते न्यूज़पेपर तो स्टार्टिंग से ही, लेकिन कोई अगर बोल्ड में लिखा होता है ना, तो उसे हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि हाँ ये मेन चीज होगी, वो चीज है हायरार्की, डोमिनेंस क्रिएट करना बाकी चीज पे, ठीक है, ऐसे यूज होता है, ठीक है। उसके यस बाद सर। उसके बाद में अब जो जिनकी क्लास मिस हुई थी ना, जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट शुरू करे थे, वो वाली रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स की मिस थी तो लगा लो, और जिन्होंने लगाई है तो वो भी दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि अब एक बार हम दोबारा सारे प्रिंसिपल्स रिवाइज कर लेते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में से बैलेंस को, ठीक है, बैलेंस पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल, फिर दूसरा होता है असिमेट्रिकल, तीसरा रेडियल। ये तीन तरह के बैलेंस पाए जाते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड रेडियल, ठीक है। बैलेंस बहुत एक, बैलेंस का मतलब एक विजुअल वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, असली वाला वेट नहीं कि 10 किलो 20 किलो, वो नहीं, जो देखने में एक वेट है कॉम्पोजिशन में, उसको बैलेंस करना कि हाँ जितना बाहर हमें राइट साइड की पेंटिंग में लग रहा है उतना ही बाहर का लेफ्ट साइड पे है, वो चीज बैलेंस करना। जो स्कल्पचर वगैरह होते हैं उसमें एक्चुअल बैलेंस यूज किया जाता है, उसमें एक पैर पे बाहर दे दिया, 3D चीज में सिर्फ एक्चुअल बैलेंस यूज किया जाता है, लेकिन जो 2D चीज होती है जैसे पेंटिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स कुछ भी कर रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, उसमें विजुअल बैलेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। कि जितना एक कॉर्नर बाहरी लग रहा है उतना ही क्या दूसरा कॉर्नर बाहरी लग रहा है, ज्यादा वेट लेफ्ट साइड पे तो नहीं आ गया। मैं दोबारा रिपीट करूं, वेट से वो मत ले लेना कि 10 किलो 20 किलो, एक विजुअल वेट देखने में भारी हल्का तो नहीं लग रहे, कॉर्नर्स आपस में अलग अलग तो नहीं लग रहे, वो चीज, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल बैलेंस वो होता है कि जब कोई कंपोजिशन वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ मिरर इमेज बनाती है, ठीक है। जब भी किसी पेंटिंग की, कॉम्पोजिशन की, किसी भी चीज की मिरर इमेज बनेगी, जब उसे हाफ से डिवाइड करते हो तो वो सिमेट्रिकली बैलेंस्ड होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हमारी ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कई लीव्स होते हैं वो सिमेट्रिकली बैलेंस्ड होते हैं, डायमंड हो गया, बहुत चीजें हैं जो सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये होते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस की, जब आप हाफ से डिवाइड करो तो जो चीज इधर है सेम चीज इधर बन रही है, ठीक है। हाँ जी बोलो। सर सिमेट्रिकली बैलेंस में वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली हर जगह से बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ एक साइड। वर्टिकली बैलेंस। अब हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल तो नहीं बैलेंस ना, सिमेट्रिकल, वर्टिकली कट करोगे तो बैलेंस मानी जाती है वो चीज, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना बस, ठीक है, सिर्फ वर्टिकली में, ठीक है। क्योंकि अब हमारी बॉडी आपको होगा ना कि ये तो सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो सिमेट्रिकली बैलेंस थोड़ा रहती है, फिर सिर्फ वर्टिकली बैलेंस्ड है, ठीक है। कई चीजें होती हैं, जैसे सर्कल है, जहां मर्जी से उसे हाफ से डिवाइड करो, चाहे डायगनली कट कर लो, चाहे हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लो, चाहे वर्टिकली,
वो हर जगह से सिमेट्रिकल बैलेंस्ड है। वो आपको पेंटिंग में ढूंढना पड़ेगा कि अगर आप सबसे पहले लेकिन वर्टिकली चेक करते हैं बेसिकली ना, वर्टिकली जब हाफ मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं मिरर इमेज चेक करते हैं, जब मिरर इमेज बन रही होती है ना उसे वर्टिकली, उसे सिमेट्रिकली बैलेंस्ड कहते हैं। और ज्यादातर चीजें जो सिमेट्रिकली बैलेंस्ड होती है ना वो वर्टिकली ही डिवाइडेड होती है आपसे, मिरर इमेज बनती है उसको हमेशा, ठीक है। उसके बाद आता है असिमेट्रिकल। मैंने जब उस दिन भी क्लास ली थी तो आपको बताया था कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कि लगता है कि जो चीज सिमेट्री है वही बैलेंस्ड है सिर्फ, ऐसा नहीं होता कभी भी। बिना सिमेट्री के भी आप एक कॉम्पोजिशन में, एक वर्क ऑफ डिजाइन में, एलिमेंट्स में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। वो मैंने आपको एग्जांपल ड्राइंग करके दिया था, ठीक है। सेम एक कोई हट सी जैसे बनाई, इधर मैंने एक ट्री बना दिया। अगर मैं इसे शीट पे इतना ही छोड़ दूं तो ये बैलेंस नहीं है अभी, ठीक है। अगर मैंने इधर कुछ ऐड करा, अब जो वेट है वो इक्वल सा लग रहा है दोनों तरफ, ये बैलेंस चीज है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, मिरर इमेजेस नहीं बन रही दोनों तरफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैलेंस नहीं है। तो प्लीज जब एग्जाम में अगर बैलेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है इस चीज को ध्यान में रखना, सिर्फ ये मत वर्टिकली देख के कि मिरर नहीं बन रही और आप वहां बैलेंस को कांटा मार दो कि नहीं ये तो बैलेंस है ही नहीं, ऐसा मत करना। क्या पता वो एसिमेट्रिकली बैलेंस्ड हो। बेसिकली जो लैंडस्केप्स होते हैं है ना, जितनी पेंटिंग्स होती हैं वो एसिमेट्रिकली ही बैलेंस्ड होती हैं। आप जो ऑनलाइन है उन्हें तो दिख नहीं रही होगी पेंटिंग्स, ऑफलाइन वाले देख सकते हो। ये वाली देख लो स्टिल लाइफ जो फर्स्ट लगी हुई है, अरे ये वाली देख लो। अब इसमें कोई सिमेट्रिकल थोड़ा ना बन रहा है पूरा, इधर छोटे हैं इधर बड़े हैं, लेकिन अगर इधर ये पैटर्न्स ना होते ना तो ये बैलेंस ना होती फिर, क्योंकि इधर देखो इतना बड़ा बड़ा, इधर हमें कुछ एलिमेंट्स तो ऐड करने थे कि हाँ थोड़ा सा विजुअल वेट बैलेंस रहे। ये होता है एसिमेट्रिकल बैलेंस में। जरूरी नहीं होता कि उसी साइज का, उसी कलर का या उसी शेप की चीज ऐड करो, ऐसा बिल्कुल मैंने इधर इनमें से कोई भी शेप इधर ऐड नहीं करी है ना, फिर भी बैलेंस तो लग रहा है ना देखने में कि हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेट सारे कॉर्नर्स में, तो इसे एसिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। सर अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली असिमेट्रिकल है और डायगोनली भी है बट वर्टिकली नहीं है तो उसको सिमेट्रिक मानेंगे? उसे सिमेट्रिकल मानोगे फिर, ठीक है। जो भी चीज वाटर इमेज मिरर इमेज बन रही है तो सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है फिर, ठीक है। पर सबसे पहले वर्टिकली चेक करना है हमेशा, वर्टिकल ऐसे, पर हॉरिजॉन्टल तो है ना, अगर वाटर इमेज बन रही है तो भी सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है फिर, ठीक है। लेकिन एक भी सेंटर से अगर मिरर इमेज वाटर इमेज डायगोनली जो भी कहते हैं उससे बन रही है तो सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मैंने आपको कहा 90% चीजें वर्टिकली बैलेंस्ड होती है सिमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस होता है सर्कल में बैलेंस करा हुआ, जिसके आसपास अपने आप एक सर्कल का इल्यूजन क्रिएट हो जाए, जैसे क्लॉक है वो रेडियल बैलेंस्ड होती है, ठीक है। उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था आपको फ्लावर का, ठीक है, जैसे हम फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, इसके आसपास अपने आप एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर इसे कि हम कंप्लीट करेंगे कि वो एक पूरा सर्कल बन रहा है और वो ऐसे भी बैलेंस्ड है, ऐसे भी है, इस तरफ से भी बैलेंस्ड है, इस तरफ से भी, इस चीज को रेडियल बैलेंस कहते हैं। अगर आप किसी क्लॉक को उसके आसपास डिजाइन बनाओ, उसे नहीं कह रहा मैं, सिर्फ जो सर्कुलर क्लॉक होती है ना, उसे आप डिवाइड करोगे जितनी मर्जी लाइंस में, वो हर तरफ से बैलेंस क्रिएट करेगी। जो भी सर्कल में, इसे सिमेट्रिकल बैलेंस के साथ कंफ्यूज मत करना, मैं पहले कह रहा हूं, जो सिर्फ सर्कल, ये ज्यादातर चीज लोगोज में यूज होती है, डिजाइनर्स लोगोज बनाने में इसकी बहुत हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ये भी सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डिवाइड कर रही है तो सिमेट्रिकल,
दोबारा रिपीट करूं, जो सर्कल बना रही है सिर्फ आसपास, हमारी ह्यूमन फिगर कोई सर्कल नहीं बनाती आसपास, क्या आपको एक देख के सर्कल नहीं इल्यूजन क्रिएट हो जाता बाउंड्री का, ठीक है, तो वो रेडियल बैलेंस में आता है जिसके आसपास सर्कल बने। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लावर, रेडियल बैलेंस का सबसे बेस्ट। स्टारफिश वो रेडियली बैलेंस्ड होती है, स्टारफिश भी, क्योंकि उसके आसपास भी ऐसे सर्कल का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो स्टारफिश भी रेडियल बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये 3 तरह के बैलेंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको एक पेंटिंग आएगी, उसके नीचे वर्ड लिखा होगा बैलेंस, उसमें आपने ये तीनों चीज देखनी है कि इनमें से कोई बैलेंस है तो टिक करना है, अगर इन तीनों में से कोई बैलेंस नहीं है तो टिक नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं करना कि सिर्फ सिमेट्री चेक करी और बैलेंस को कांटा मार दिया, ऐसा नहीं करना। सिमेट्रिकल नहीं मिला, एसिमेट्रिकल ढूंढना। अब वो ढूंढना आपको अपने माइंड से है। मैंने आपको बैलेंस का मतलब समझा दिया कि देखने में विजुअल वेट क्या आपको बैलेंस लगे तो बैलेंस माना जाएगा। तो ये ढूंढना आपको खुद इंट्यूशन से है ना। ये तो कमाल बिल्कुल क्लियर तो नहीं आएगा ना, वहां तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस आनी है आपको। तो ये आपको खुद इंट्यूशन से समझ के वहां पे अटेम्प्ट करने हैं फिर क्वेश्चंस, ठीक है। वहां पे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन थोड़ा ना पूछेंगे, व्हाट इज अ बैलेंस, व्हाट इज अ प्रोपोर्शन, ऐसे थोड़ा आना है। आपको खुद अपने इंट्यूशन लगा के सोचना है कि हाँ इसमें ये चीज आपको दिख रही है, हो सकती है इसमें ये चीज, तो टिक करना है और उसके हर पार्ट्स को देखना है। ये नहीं कि जैसे इसके एग्जांपल देखिए सिमेट्री नहीं है तो बैलेंस कांटा, ऐसा नहीं करना किसी भी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में, हर चीज से देखना है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये था बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था एम्फेसिस एंड फोकल पॉइंट। एम्फेसिस करते हैं, फोकल पॉइंट तो इसका सब पार्ट लगा लो एक तरह से, ठीक है। फोकल पॉइंट तो मतलब फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए एम्फेसिस का यूज होता है, ये सोच लो, ठीक है। किसी जगह पे हमने अगर एक फोकस पॉइंट डालना है तो उसके आसपास हम एम्फेसिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एम्फेसिस क्या होता है, एक जगह पे ही सब कुछ करना ताकि एक व्यूअर या ऑडियंस की आंख सीधा उसी पे जाए, बाकी कॉम्पोजिशन को देखे ही ना, वो सबसे पहली नजर उसी चीज पे जाए, ठीक है। लेकिन इसको यूज तभी करना चाहिए जब आपको बैलेंस भी क्रिएट करना आता है। अगर आपको बैलेंस क्रिएट करना नहीं आता तो एम्फेसिस से सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। एम्फेसिस होता है जोर पाना एक चीज पे। जो एम्फेसिस है वो काफी चीजों से क्रिएट किया जा सकता है, टेक्सचर से, लाइन से भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे लाइंस है बहुत सारी, ऐसे सिर्फ इतने से पार्ट पे मैंने ऐसे मार दी लाइंस, है ना, क्रिस क्रॉस कर दिया, बाकी आसपास सारी वर्टिकल लाइंस है, तो सारी नजर सिर्फ इस पे जाएगी पहले। फिर कलर से भी किया जाता है ना, बाकी सारा डल कलर, एक जगह पे सिर्फ कंट्रास्ट कलर डाला आपने तो वहां पे सीधी नजर सिर्फ जाती ही वहीं पे है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस में भी होता है, मैं उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि अगर हम कोई फुटवेयर इतना ब्राइट डाल लेते हैं या कलरफुल कलर का डाल लेते हैं तो सारी नजर सीधा नीचे शूज पे जाती है, आपके फुटवेयर पे, क्योंकि वहां पे आप एम्फेसिस क्रिएट कर देते हो, ठीक है। एम्फेसिस वैसे लाइन से जैसे करना है, जैसे ऐसे लाइंस मारी, इस जगह पे अपना एम्फेसिस, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं ऐड करा लेकिन लाइंस की डायरेक्शन ही उस तरफ को जा रही है कि सारा ध्यान इधर ही जा रहा है इस पॉइंट पे। और एम्फेसिस के सेंटर में क्रिएट होता है हमारा फोकल पॉइंट, ठीक है। एम्फेसिस के सेंटर में क्रिएट होता है फोकल पॉइंट। बाई चांस अगर आपको ऐसी कोई इमेज आती है, ठीक है, सिंपल लाइंस है या इस पे कोई पैटर्न बने हुए हैं ना, कुछ भी तरह के सर्कल 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 ऐसे करके कुछ भी ऐसे डिजाइन सा बने हुए हैं, और ये सेंटर में जगह बिल्कुल खाली है, ठीक है। इधर जाके ऐसा लग रहा है आपको सारी लाइंस मीट कर रही है बाई चांस,
तो आप इसे एम्फेसिस दोगे कि फोकल पॉइंट दोगे? फोकल पॉइंट, क्योंकि इसमें एज सच एम्फेसिस के लिए कुछ नहीं यूज करा, कोई डिफरेंट लाइन, कोई टेक्सचर, कोई चीज नहीं यूज करी, लेकिन लाइंस की डायरेक्शन से इस पॉइंट पे सीधा एक फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा है, तो इसको आप एम्फेसिस से पहले फोकल पॉइंट दोगे। हाँ, अगर फोकल पॉइंट नहीं है ऑप्शन में, फिर आप एम्फेसिस दे सकते हो कि हाँ इस कॉम्पोजिशन में इस पार्ट पे ज्यादा बर्डन डाला गया है, जान के ऐसी क्रिएट किया है कि यहाँ पे नजर जाए व्यूअर की, वो एम्फेसिस होगा। ठीक है, तो वैसे तो जब आपको क्वेश्चन आएंगे इकट्ठे नहीं आते ऐसे ऐसे वर्ड कभी भी, क्योंकि इसमें कंफ्यूज मतलब क्वेश्चन हो सकता है किसी भी चीज पे कि तो एम्फेसिस भी है फोकल पॉइंट भी है, दोनों चीजें हैं, तो ये इकट्ठे कभी ऑप्शन में आते ही नहीं है। लेकिन बाई चांस फिर भी आगे, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि फोकल पॉइंट, हाँ अगर जैसे सारी लाइंस बनी होती है सिर्फ, और यहाँ पे येलो कलर क्या हुआ है इस सर्कल में, येलो कलर, तो आप इसे एम्फेसिस देते हो, क्योंकि एक पूरे पार्ट को उन्होंने डायरेक्ट शो कर दिया कलर करके, लेकिन जब तक कलर नहीं था तो अपने आप उन लाइंस की वजह से वहां पे फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है बस। हाँ, एफर्ट लगाए उस चीज पे बर्डन ज्यादा डालने का। फोकल पॉइंट कई बार अपने आप से भी क्रिएट हो जाता है, जब पर्सपेक्टिव लेते हैं तो फोकल पॉइंट अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। लेकिन हाँ देखो, हाँ चलो अच्छा एग्जांपल उठाया आपने, हमने एक सीन बनाया 1 पॉइंट वैनिशिंग से, ठीक है, तो उसमें पॉइंट है, फोकल पॉइंट बन गया वो, ठीक है, ऑप्शन में होगा तो आप फोकल पॉइंट टिक कर दोगे। लेकिन आपने ट्रीज लैंडस्केप बनाया कोई 1 पॉइंट से वैनिशिंग से, सारे ट्रीज को ग्रीन कलर करा, सिर्फ एक ट्री या 2 ट्रीज को इकट्ठे होके रेड कलर कर दिया, उसे क्या दोगे अब? एम्फेसिस, क्योंकि उस फोकल पॉइंट से पहले नजर आपकी उन 2 ट्रीज पे जा रही है, तो हो जाए कोई बात नहीं, वो भी क्रिएट हो सकता है। वो आपने डोमिनेंस हायरार्की भी यूज की है कि वहां पे नजर जाए, लेकिन उससे हार्मनी और यूनिटी बिगड़ रही है, फिर उस चीज में हार्मनी और यूनिटी नहीं होगी फिर, क्योंकि 2 ट्री सिर्फ लाल है बाकी सारे ग्रीन है, वो ग्रीन तो उन्हें मार देंगे लाल को। मतलब अगर हम पावरफुल से क्रिएट करते हैं ना हार्मनी, तो उनमें हार्मनी नहीं है फिर। तो ऐसे आपको वहां पे ढूंढने पड़ेंगे कि अगर ये चीज है, अच्छा हाँ इसमें हार्मनी खत्म हो गई, इसमें ये चीज खत्म होगी, बैलेंस खत्म हो गया, ये चीज खत्म हो गई, ऐसे देखना पड़ेगा वहां पे आपको। और ऐसे काफी सारे वर्ड्स आते हैं वहां पे, और उन वर्ड्स में से आपको ढूंढना पड़ेगा फिर कि कौन कौन से वर्ड इस पेंटिंग के साथ या इस ड्राइंग के साथ जा रहे हैं। लास्ट ईयर तो ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, इस साल क्या होगा थोड़े से चेंज होके आ जाए, सीधा सीधा डेफिनेशंस भी आ जाए, क्योंकि आपको 1 मार्क के आंसर भी बोले हुए उन्होंने क्वेश्चन में, आपको एक 1 मार्क आने हैं, 2 मार्क्स आने हैं और 3 मार्क कराने हैं, ये आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। लेकिन अब ऐसा ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ कि फिजिक्स वाले 1 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू इतने मार्क्स के होंगे, एमएसक्यू, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बेसिकली जो पीटीक्यू और एमएसक्यू ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के ये होंगे मेरे हिसाब से। बाकी एमसीक्यू और जो नेट होते हैं वो 1 या 2 नंबर के होंगे, क्योंकि एमएसक्यू में 3 या 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, पीटीक्यू में भी सेम यही होता है कि 4 या 5 आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कितने आपको सिलेक्ट करने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमारा रह गया मेन टॉपिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, और शेडोज। शेडोज के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज दूंगा, कोर शेडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, वो सब चीजें क्या होती हैं, शेडोज किस डायरेक्शन से पड़ती है, कैसे आपने देखनी है, वहां पे आ सकता है कुछ भी, क्या ना कि शेडो इस तरह पड़े तो सन किस तरह, वो तो वैसे आपको पता ही है, पर फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इधर। ठीक है, पर्सपेक्टिव और शेडोज, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस के बाद फिर एक 2 दिन बाद चाहे दोबारा सिलेबस में रिपीट करा दूंगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। और अगर और वर्ड्स भी रहते हैं अभी हमारे थोड़े से जो टर्म्स हैं अलग से 15-20 टर्म्स हैं, वो सारी वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और उनका कोई ऐसे मेथड नहीं है याद मतलब समझाने का, वो आपको मैं एक एक वर्ड से समझा सकता हूँ इमेज से, लेकिन आपको याद ही रखना है कि इस चीज को ये कहते हैं, बस बात ही खत्म। उसके लॉजिक में नहीं जाने कि क्यों कहते हैं, अब वो जिसने नाम रखा या जिसने फाइंड करी उसकी मर्जी,
अगर अब मैं कहूँ कि किसी चीज जब नीचे आती है उसको ग्रेविटी क्यों कहते हैं? वो तो जिसने इन्वेंट करा उसकी मर्जी थी ना, उसने नाम रख दिया ग्रेविटी, उस बात का तो उस चीज में नहीं जाना कि क्यों कहते हैं इसको ऐसे, वो जो जिसने नाम रखा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपने सिर्फ समझना है कि हाँ इस चीज को ये कहते हैं। ठीक है, अब जो ट्री का कलर होता है उसे ग्रीन ही क्यों कहते हैं? और जिसने खोजा उसने ग्रीन रख दिया ना, बस उसको रेड भी तो रख सकता था वो। हाँ चलो ठीक है, तो बाकी कल करेंगे क्लास कंटिन्यू। तो अपने सारे एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स रिवाइज कर लेना आपने। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना आपने क्लास के बाद, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है अभी। ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है, तो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना चाहिए। ठीक है, जो भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो। ठीक है सर आपने उस दिन कराए थे? सर हाँ जी पर एक बार कल हायरार्की रिपीट कर देना। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कल जब हम रिवाइज करेंगे ना कल आज वाले टॉपिक्स, वो दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी बोलो। सर आपने जिस दिन ये टॉपिक करवाया था आपने कोई क्वेश्चंस भी कराए थे? नहीं उस दिन क्वेश्चंस नहीं करवाए थे कोई। ओके सर। हाँ जी हाँ जी